चलो विद्यार्थी मित्रों, अभी तक अपनी 3-4 क्लास हो चुकी है संस्कृत इस विषय की, और अब उसके बाद में अपना यह जो दूसरा विषय है हिंदी, इस विषय पर अपन आ रहे हैं। इसके पहले की आपके संस्कृत की क्लास हुई, अब आपकी हिंदी की क्लास हो रही है। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय में आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो उसको आप शांति से पहले सुनना, समझना और उसके पूरे शब्द में, पूरे वाक्य में आपको उसका आंसर देना है। ओके, तो चलो, जो अभी तक मैंने पढ़ाया था उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लो। उसमें मैं कुछ तुमसे पूछता हूँ, ठीक है? पीछे बात नहीं। अपना अभी यह जो पीरियड चल रहा है वो चौथा है, ठीक है? ओके, तो चलो, मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और उसके ही आधार से तुम्हें उसके आंसर देना है, और आंसर के साथ में ही फिर अपन उस टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं। तो चलो, सर्वप्रथम मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ। संगीत किससे निर्माण होता है? बोलिए, संगीत किससे निर्माण होता है? हाँ, कॉर्नर वाला बराबर। संगीत स्वर, ताल, सुर, विद्या से और वाद्य से निर्माण होता है। तो वाद्य के प्रकार कितने? हाँ, बराबर, राइट। पर पूरे वाक्य में आपको आंसर बताना है, ना कि हाफले। हाँ, बराबर। संगीत, वो तो आपने बताया, संगीत नहीं है इसका आंसर, रॉन्ग है आपका। तो वाद्य के प्रकार 2 है। वाद्य के 2 प्रकार कौन से? बराबर। हाँ, पूरे वाक्य में आंसर दीजिए। बराबर। संगीत के तंतु वाद्य और चर्म वाद्य, इस प्रकार से 2 भेद है। उसके बाद में तंतु वाद्य में कौन कौन से वाद्य का समावेश होता है? तंतु वाद्य में कौन कौन से वाद्य का समावेश होता है? बराबर। हाँ, वो यहाँ पर ही बताओ। तंतु वाद्य में सितार, गिटार, वीणा, तंबोरा आदि का समावेश होता है। वीणा को धारण की हुई देवी कौन सी है? बोलो, वीणा को धारण की हुई देवी कौन सी है? बराबर, राइट। हाँ, वीणा को धारण की हुई देवी सरस्वती देवी है। सरस्वती किसकी देवी मानी जाती है? बराबर। तो सरस्वती विद्या की देवी मानी जाती है। तो आज हम विद्या, इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो, तो पेज नंबर आप 25 निकाल लीजिए। 25 पेज नंबर पर अपना वो लेसन है, अपन उसको देखते हैं। ओके, चलो। विद्या है वो एक कला है। वह ऐसी कला है जहाँ हम विद्या में बदलाव ला सकते हैं और नया या मजबूती, वर्तमान ज्ञान, व्यवहार, हुनर, कदर और प्राथमिकता को अर्जित कर सकते हैं। विद्या में अलग अलग जानकारी संग्रहित कर सकते हैं। विद्या की योग्यता को मानव, जानवर और यंत्र से भूतग्रस्त है। प्रगति एवं समय हमेशा विद्या की रेखा का पालन करते हैं। यह सब बिल्कुल
एक ही समय पर नहीं होता, बल्कि पहला ज्ञान पर निर्माण और गड़ा करता है। विद्या एक सर्वश्रेष्ठ अमूल्य निधि है। चलो लास्ट बेंच वाला पढ़ेगा। हाँ, चलो आशीष तुम पढ़ो। पढ़ो, हाँ पढ़ते रहो। राइट। और जो बीच में उमर नहीं है वो हुनर है, ठीक है। तो चलो विद्या, अपन विद्या के बारे में समझ रहे थे। तो देखो विद्या के बारे में जब भी बात की जाती है तो बताया जाता है कि विद्या से रहित जो व्यक्ति है वह एक प्रकार से पशु समान। वह माने वो व्यक्ति पशु तो नहीं है लेकिन पशु समान है, माने उसको नाखों सींग नहीं है और पूंछ आदि नहीं है, लेकिन पूरे के पूरे उसके जो लक्षण हैं वो पशु के जैसे। जैसा कि संस्कृत में कहा है एक श्लोक, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुकृच विषानहीन तृणं न खादन्नपि जीवमानं तद्भागदेयं परमं पशूनां। क्या बताया कि वह कैसा है? वह जो विद्या से रहित जो व्यक्ति है ना, वह साक्षात पशु जैसा है, साक्षात पशु समान है। माने वह पशु के जैसा दिख तो नहीं रहा है, लेकिन उसमें ज्ञान आदि कला आदि नहीं होने के कारण से वह पशु माना जाता है। विद्या के बारे में बहुत कुछ व्यक्तियों ने, बहुत कुछ मार्मिक लोगों ने, बहुत कुछ विद्वानों ने बातें कही है। वो बातें ऐसी है कि विद्या एक अमूल्य निधि है। विद्या एक ऐसी चीज है कि जो परदेश में भी पूजी जाती है, स्वदेश में तो पूजी जाती ही है, लेकिन परदेश में भी पूजी जाती है। और एक इसमें आता है कि कंठ की विद्या अंट कलाम, समय पड़े तो आवे काम। क्या बोला मैंने? देखो इसको लिख लेना तुमने। एक हिंदी में स्लोगन है, कंठ की विद्या अंठ का दाम, समय पड़े तो देखो क्या कहा, कंठ की विद्या अंत का दाम, समय पड़े तो आवे काम। माने यदि कंठ में यदि विद्या होगी तो वह हमें कभी भी काम में आ सकती है, और यदि जेब में पैसा हो तो वो भी हमारे काम में आ सकता है। लेकिन तुम यदि सोचोगे कि किताब में विद्या पड़ी हुई है तो विद्या हमारे काम में आने वाली नहीं है। और यदि अपने पैसे यदि बैंक में पड़े हैं और अपने घर पर यदि कोई बीमार पड़ गया है, यदि कुछ भी हो गया है, या फिर अपने कुछ खाना है, तो फिर उस समय में यदि अपन ऐसा सोचते हैं कि हमें कुछ पैसे खर्चा करना है, तो अपन कर पाएंगे क्या? तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कंठ की विद्या और अंठ का दाम समय पड़ने पर कभी भी काम में आता है। ठीक है, आई ना बात समझ में? तो इसलिए हमें विद्या का बहुत ही ज्यादा महत्व समझना चाहिए। यदि विद्या को अपन नहीं पढ़ते हैं तो समझ लो हमारा जीवन एक प्रकार से व्यर्थ ही है। और कहते हैं कि विद्या कैसी है? विद्या एक माता के समान है।
विद्या एक पिता के समान, विद्या एक भाई के समान है। विद्या जब परदेश में जाते हैं तो एक दोस्त के समान है, एक भाई के समान है। यहाँ पर किसकी कीमत होती है? देशों में, नगरों में यह पैसों की कीमत नहीं होती है, तो ये विद्या की कीमत होती है। बराबर ना? तो हमें सोचना चाहिए कि हमें विद्या को ग्रहण करना है कि हमें विद्या को ग्रहण करना है या फिर भौतिक सामग्री को ग्रहण करना है। आपके सामने यदि दो बातें रखी, एक तरफ 1000 रुपए रखे और एक तरफ में विद्या रखी हुई है, लेकिन तुम विद्या को पढ़ करके करोड़ों कमा सकते, लेकिन तुम्हारी तरफ इधर 1000 रुपए और इधर बस विद्या है, किताब पढ़ी और उसमें 1 करोड़ कमाने का राज लिखा हुआ है, तो तुम किसको उठाओगे? विद्या को ही उठाओगे ना। तो उसी तरीके से विद्या एक ऐसी चीज है, एक अमूल्य निधि है कि जिसको कभी कोई चुरा नहीं सकता, जिसको भाई भाई में कभी बंटवारा नहीं हो सकता, जिसको कभी चोर कोई चोरी नहीं कर सकता, जिसका कोई ही इसको उठा नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, इसको कोई जला नहीं सकता। बराबर? किताब को जला देंगे, लेकिन किताब के द्वारा जो पढ़ा हुआ जो ज्ञान है उसको कोई जला पाएगा क्या? उसको कोई भी जला नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें विद्या को ग्रहण करना चाहिए। कभी समझ लो अपने घर में कभी चोरी होती है, तो चोरी में कई सारा सामान तो हमारे घर में से चोर कर लेकर चले जाते हैं, लेकिन जो हमने जो विद्या सीखी हुई है उस विद्या को चोर कर लेकर जाता है क्या? नहीं ना। एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति एक चित्रकार था। तो चित्रकार था तो उसके पास में कुछ भी नहीं था, बस उसके पास में ब्रश था और कलर थे और कुछ भी नहीं था। और वो एक नगर और एक ऐसे चौक में वो बैठा था। तो चौक में जब वो बैठा तो उसके पास में एक व्यक्ति आया और वो व्यक्ति ने बोला कि मुझे इसका चित्र बना कर दीजिए। तो उसने चित्र बना कर दिया और डायरेक्ट उसने उसकी चित्र की कीमत बोली। उस पेंटर ने, उस चित्रकार ने, इसके 10 लाख रुपए मुझे लगेंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुमने तो कुछ भी नहीं किया इसमें बस हाथ से बस चित्र ही तो निकाला है, बस पेंटर को ही तो लगाया है, ब्रश को ही तो तुमने घुमाया है, बस तुमने कैसे किया? उसने बोला ये पेंटर के पैसे नहीं, ये एक मेरी कला के पैसे, ये मेरी विद्या के पैसे। बराबर ना? तो इसलिए हमें प्रति समय विद्या को ही ग्रहण करना चाहिए। विद्या को ग्रहण यदि अपन नहीं करते हैं तो समझ लो अपन अपना जीवन जो है, अपन अपना जीवन व्यर्थ ही गवाते हैं। बराबर ना? और कई जगह में कहा है कि जिससे एक शब्द का भी यदि ज्ञान मिलता है तो वो गुरु है, लेकिन वो गुरु कब बनेगा? जब वो कुछ विद्या पढ़ाएगा, जो कुछ हमें सिखाएगा, उसके बाद में तो गुरु बनेगा। बराबर? और विद्याओं के बारे में तो इतना बोल सकते हैं। ये तो अपना लेक्चर जो है आधे घंटे का, 25-30 मिनट का, उसमें तो अपन कुछ भी नहीं बता पाते। बहुत सारा विषय इसमें बताने। बराबर? तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। संकट के समय में हमें विद्या ही बचाती है। यदि हम कहाँ पर कोई जुर्म में फंस जाए तो जुर्म में फंसने के बाद में यदि हमको जुर्म में से निकलने का किस तरीके से एंगल है वो हमें नहीं पता हुआ तो अपन वहां पर ही कारागृह में सड़ते रहेंगे। लेकिन उसके बारे में यदि अपने को ज्ञान होगा, थोड़ा बहुत यदि अपन ने पढ़ा होगा, तो अपने को उस कारावास में पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसमें से अपन निकल सकते हैं। जिस प्रकार से आजकल के जमाने में मोबाइल का युग आ रहा है, तो मोबाइल में कुछ भी सेटिंग खराब हो जाती तो फटाफट उसको ठीक कर लेते। क्यों? क्योंकि हमें उस प्रकार से मोबाइल की विद्या अपन ग्रहण कर रहे हैं, मोबाइल की विद्या को अपन पढ़ रहे हैं, मोबाइल की विद्या को अपन समझ रहे हैं, मोबाइल की विद्या को अपन अनुभव कर रहे हैं। उस कारण से अपन मोबाइल की सभी सेटिंग को अपन बराबर कर सकते हैं। लेकिन वैसे ही लौकिक अध्ययन जो अपन करते हैं, लौकिक अध्ययन में कई सारी अपने को बाधाएं जब आती है तो उस समय अपन उसको बराबर नहीं कर पाते, तो उस समय अपने को गुरु का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन गुरु की भी गुरु कौन है? तो गुरु की भी गुरु जो है वो विद्या है। बराबर? ये देखिए, यह जो है यह एक पुस्तक है, इसमें कुछ है क्या? ये तो साधारण एक पेज ही है ना, इसमें कई सारे पेज ही अपने को दिख रहे हैं ना। और कुछ दिख रहा है कि इसमें सोना गिना कुछ लगा हुआ है क्या? कुछ भी नहीं लगा ना। परंतु इस विद्या को पढ़ के ही लोग महान कैसे क्या हो जाते हैं?
तो इसमें उस तरीके से मार्ग बताया हो, बराबर ना, उस तरीके से मार्ग इसमें बताया हुआ है और उस तरीके से मार्ग बताने के बाद में ही वो आगे बढ़ते। तो इसलिए विद्या का जो महत्व है, विद्या का महत्व कई सारे महर्षियों ने, कई सारे विद्वानों ने, कई सारे आचार्यों ने बताया है और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर ही अपन क्या कर रहे हैं, अपन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमें तो पढ़ाई करते समय ऐसा लगना चाहिए कि मेरा जो जीवन जो है वो बस अपना पढ़ाई के लिए, विद्या को ग्रहण करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, क्योंकि विद्या के बिना ये पूरा का पूरा जो संसार जो है ना, वो कैसा है, पूरा का पूरा संसार शून्य है। परंतु यदि विद्या यदि होंगी तो इस शून्य से भी क्या कर सकते हैं, अपन विश्व का निर्माण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो विश्व का निर्माण कर सकते हैं। कब, जब यदि विद्या आती होंगी तभी अपन उसमें से विद्या को कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, देखो उसके बाद में जो हंस है, हंस के पास में कौन सी कला है, हंस के पास में कौन सी विद्या है, तो हंस के पास में जो विद्या है ना, उस विद्या का नाम है कि दूध और पानी को अलग अलग करने का उसमें एक सिद्धांत है, उसमें एक कला है, उसमें एक विद्या है। तो वह क्या, वो पूरा पूरा बराबर एकदम एग्जैक्टली तरीके से क्या करती है, उसे वह अलग कर देती है, जल को और दूध को। नीर शीर विवेकेतु, नीर और शीर को अलग अलग कर देता है, ऐसा ब्रह्म अपना हंस होता है। कई सारे सुक्तिकारों ने कई सारी सुक्तियां रखकर चले गए हैं, लेकिन अपन बस थोड़ा बहुत पढ़ते आते हैं और थोड़ा बहुत पढ़ते आते हुए बस आगे बढ़ते हैं। बस इतने से ही अपना काम होने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें और कुछ पढ़ाई भी करनी पड़ेगी और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर ही अपन उसको समझ पाएंगे। यदि विद्या नहीं है तो समझ लो अपन एक अकाल पड़े हुए हैं, अकाल पड़े हुए समय के जैसे है। अकाल पड़ने के बाद में लोग कैसे लालायित हो जाते हैं, उसी तरीके से विद्या यदि जिसके पास में नहीं होती है तो लालायित हो जाते हैं। एक टीचर का काम क्या है, टीचर क्या करता है, बस आता है, क्लास में बड़बड़ करता है और चले जाता है, लेकिन उसकी पेमेंट, उसकी तनख्वाहें देखो कितनी सारी होती है। कैसे, क्या क्या राज होगा उसमें। तो वह बस क्या करते हैं, वह खुद पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ाते हैं। तो माने जो विद्या जो है ना, विद्या गुरु की भी गुरु मानी जाती है। इस तरीके से अपने को समझना चाहिए। संस्कृत में और एक श्लोक बोला है, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम् प्रच्छन्न गुप्तं धनम् विद्या भोगकरी यश सुखकरी विद्या गुरु नाम गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परम दैवतम् विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम् विद्या विहीन पशु। क्या बोला, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या से व्यक्ति का रूप और निखर जाता है। बल्कि वो काला भी यदि होगा ना व्यक्ति, लेकिन उसके पास में यदि विद्या होंगी तो 10 लोग उसके पास में आएंगे। क्यों, क्योंकि उसके पास में कुछ एक विशेष जानकारी है, बराबर ना। तो इसलिए हमें विद्या को पढ़ना चाहिए। उसके बाद में होता है विद्या प्रच्छन्न, विद्या एक प्रच्छन्न गुप्त धन है, माने एक छिपा हुआ धन है, वो किसी को दिखता नहीं है। ठीक है, कोई आवाज नहीं करेगा शांति से, ठीक है, कुछ नहीं होता। तो एक ऐसा छिपाया हुआ धन है, वो किसी को दिखता नहीं है। कई सारे व्यक्तियों की कई सारी पीएचडी हो जाती है, एक 2 3 पीएचडी होती चली जाती, लेकिन उनकी विद्या दिखती है क्या, तो नहीं दिखती। वो एक प्रकार से कैसा है, तो सुरक्षित गुप्तपन से रखा हुआ धन है। इस प्रकार से हमें वह समझना चाहिए। फिर बताए हैं विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु। विद्या कैसी है, तो विद्या भोगने योग्य है, विद्या सुख देने योग्य है और विद्या गुरु की भी गुरु मानी जाती है। और विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या कैसी है, तो विद्या
बंधुजनों माने भाई के जैसी है। कब? जब विदेश जाते हैं तब, माने अपने देश को छोड़ते हैं तब। नहीं तो विदेश में जाने के बाद में यदि अपने को विद्या का ज्ञान नहीं होगा, यदि अपने को इंग्लिश नहीं आती होंगी, यदि अपने को और अन्य लैंग्वेज नहीं आती होंगी, तो अपन वहां पर जाने के बाद में बस कैसे खड़े रहेंगे? एकदम बस भीड़ जैसे खड़े रहेंगे। लेकिन अपने को यदि विद्या यदि आती होंगी तो अपन क्या कर पाएंगे? तो अपन उस पर से बातचीत कर पाएंगे, कन्वर्सेशन कर पाएंगे, संवाद कर पाएंगे और फिर अपना कार्य अपन बराबर कर पाएंगे। तो इसलिए बताया है कि विद्या बंधुजन जैसी, भाई के जैसी है, सगे संबंधियों के जैसी है। फिर और बताएं, विद्या परम दैवतम। विद्या कैसा है? विद्या है परम दैवत माना जाता है। विद्या राजसु पूज्यते न तो धनम विद्या विहीन पशु। विद्या को राजा भी पूछते हैं, ना कि धन को। राजा जो है वह धन को नहीं पूछता है, विद्या को पूछता है। और जो विद्या से विहीन जो रहता है वह पशु कहलाया जाता है। इस प्रकार से हमें यह समझना चाहिए। तो समझ में आया तुम्हारे? ये सूक्ति जो बोली थी वो सब ध्यान में रखना। ये जो कंठ की विद्या अंट का दाम, समय पड़े तो आवे काम, हमें इस एंगल से ही चलना है। इस एंगल से यदि अपन नहीं चलेंगे तो अपनी जो विद्या है, विद्या कुछ भी काम की नहीं। ठीक है ना? तो चलो, सबको समझ में तो आया ही होगा। बहुत सरल तरीके से तुम्हें बताया मैंने। अब कुछ तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं, ठीक है? चलो बताओ। तो अपना पहला क्वेश्चन, उस क्वेश्चनिंग के पहले, हाँ, जो मैंने आपको बोला था कि सरस्वती देवी, सरस्वती किसकी देवी है? तो सरस्वती विद्या की देवी है, ऐसा मैं बताया था। लेकिन मैंने वह तुम्हें इसलिए जल्दी नहीं दिखाया ताकि तुम्हारे में एक उत्साह बना रहे। अभी सब बच्चे बोल रहे हैं ना पीछे से कि वो वहां पर क्या रखा है, तो वहां पर यह जो है विद्या की देवी, जो है विद्या की देवी, विद्या की देवी है। इनके हाथ में देखो क्या दिख रहा है अपने को? वीणा दिख रही है, कमल पर बैठी हुई है। और इनके ही द्वारा माने ऐसा कहा जाता है सरस्वती विद्या की देवी मानी जाती है। कई सारे स्कूलों में विद्या सरस्वती देवी की प्रतिमा भी बनी है। कई सारे स्कूलों में इनकी फोटो लगी हुई है। कई सारे स्कूलों में और इनके बारे में कई सारे कार्यक्रम भी होते रहते हैं। और हम तो प्रति समय इन्हें नतमस्तक करते ही है। क्यों? क्योंकि इन बताया जाता है कि यह विद्या की देवी है। बराबर? अपन अन्य देवों को जिस प्रकार से पूछते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा लोग विद्या की देवी को पूछते हैं। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा ही अपना जो उदर निर्वाह जो है, पढ़ाई आदि जो है, ज्ञान आदि जो है, वो अपन इनके द्वारा ही ग्रहण कर पा रहे। दिख रहा हूँ सबको इधर में भी। चलो, हाँ, अब कुछ क्वेश्चन तुम्हारे से। तो बताओ, विद्या की देवी कौन सी है? हाँ बोलो, कौन सी है विद्या की देवी? तो विद्या की देवी सरस्वती है। एक जो मैंने तुम्हें सुक्ति बताई थी वो सुक्ति बताना है। हाँ, वही पीछे जो लिखी है वही बताना है, पर मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ इसलिए दिख नहीं रहूंगी। बराबर। कंठ की विद्या अंठ का दाम, समय पड़े तो आवे काम। चलो, उसके बाद में आपको बताना है तंतु वाद्य में कौन कौन से वाद्य सम्मिलित होते हैं। बराबर। सितार, गिटार, वीणा और तंबोरा, यह इसमें आते हैं। तो इस तरीके से मुझे तो लगता है कि तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा ही। यदि कुछ प्रॉब्लम यदि हो तुम्हें तो तुम कभी भी उसको पूछ सकते हो। ठीक है, अब सब जन अपनी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और नोटबुक में आपको जो है वह गृहपाठ, जो स्वाध्याय जो है, होमवर्क जो है, वह तुम्हें करके लाना है। और कल मैं आते से ही वो तुमसे पूछूंगा। ठीक है ना? तो इसलिए सभी जन पहले बुक को निकाल लीजिए।
निकाल। ओके, तो चलो देखिए, आपको विद्या पर सविस्तर निबंध सविस्तर निबंध लिखिए। चलो देख लो, लिख लो सभी जन। विद्या पर सविस्तर निबंध लिखिए और कल मैं आते से ही तुमसे यह मैं पूछूंगा माने यह तुम्हारी जो कॉपी है, नोटबुक जो है, उसको मैं चेक करूंगा। ओके, चलो, यदि किसी को कुछ अभी भी यदि नहीं समझ में आया हो तो कल की क्लास में तुम पूछ सकते हो। ठीक, तो अभी हम यहाँ पर ही इस क्लास को रोकते हैं और इसके आगे का जो लेसन है वो अपन कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो ठीक है।